हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी ये साइंस एनसीईआरटी की क्लास है जिसमें हम क्लास 8th की साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। उस सीरीज में आज हम 6 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 8th की साइंस में 1st से 5th चैप्टर तक को डिस्कस कर लिया है, और उससे भी पहले जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है क्लास 6 को चैप्टर वाइज हमने पूरा डिस्कस किया। फिर क्लास 7 को डिस्कस किया। अभी हमारे ये क्लास 8th की 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की क्लास चल रही है साइंस की। इसके बाद हम जियोग्राफी की क्लास चलाएंगे एनसीईआरटी की ही। तो सारे ही वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो जैसे कि सीटेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट, केवीएस, TSSB, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम, या फिर यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीSSSC, या फिर आप एसएससी, रेलवे, बैंक की तैयारी कर रहे होंगे। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो सबका एक जो बेसिक सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो हमें एनसीईआरटी को कम से कम वैसे तो 12th तक की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे पर अगर 12th तक की नहीं भी पढ़ रहे हैं तो 10th तक की एनसीईआरटी तो आपकी तैयार ही रहनी चाहिए, क्योंकि 80% जो सिलेबस होता है या 80% क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट उठा के पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार किए रहेंगे तो एक तरह से 80% सिलेबस आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपनी रोज़ की क्लास में रोज़ वीडियो स्टार्ट करते ही ये बात कहती हूँ कि एनसीईआरटी की क्लास से जुड़े रहिए। किसी भी चैनल के माध्यम से आप जुड़िए, आपको जहाँ से भी चीज़ें समझ में आए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरा ही चैनल देखो, कहीं से भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। किसी भी चैनल, किसी भी कोचिंग के माध्यम से जहाँ से भी चीज़ें आपको समझ में आए वहाँ से जुड़िए, पर एक बार कम से कम 10th तक की एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़ लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल के वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर ज़रूर किया करिए। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, फिर वीडियो देखा करिए। हमें ज़्यादा कोई फ़ायदा इससे नहीं होना है, बस अच्छा लगता है। हमारी फैमिली थोड़ी लंबी होती है, ज़्यादा होती है, तो अच्छा लगता है, पता चलता है कि कितने स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। अच्छा लगता हो तो दोस्तों को भी शेयर किया करिए, उन्हें भी शेयर करने को कहा करिए। आगे आपको बहुत से हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि ये हमें एनसीईआरटी की जो सीरीज चला रहे हैं पूरी की पूरी बुक को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ते हैं। तो मतलब मैं खुद 50% काट छाट करके ही आपको वीडियो रिप्रेजेंट करती हूँ। उसमें से अगर आप कुछ भी स्किप करेंगे तो फिर आपके लिए वो लॉस करेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए लॉस करेगा। तो कुछ भी स्किप मत करिए, सारा सिर्फ और सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करते हैं। तो पूरा देखा करिए, अंत तक देखिए, और उसके साथ साथ अपनी एक नोट भी ज़रूर बनाते रहिए, क्योंकि जब आपकी नोट्स बनी रहेगी तो दोबारा से आपको बार बार वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, एक बार रिवाइज करने में भी चीज़ें आसान रहेंगी। तो नोट्स बनाते चलिए। उस नोट्स के 2-3 पेज के बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट्स डाल के पेज बनाइए, और उसमें जो भी हम उस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़े हैं वो भी लिखिए, जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सारी ही चीज़ है, लेकिन उन सारी चीज़ों में से भी कुछ चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जिनकी 100% चांस रहती है एग्ज़ाम में आने की। तो वो भी पॉइंट मैं हमेशा हाईलाइट करती हूँ, बताती हूँ कि यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है या बनता है, तो उसको आप अलग से लिखिए और उसको 2-3 बार पढ़िए ताकि वो भूलिए नहीं कभी। तो चलिए अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बातें तो बहुत हो गई, ज़रूरी है हमारी पढ़ाई। तो चैप्टर 6 जिसका नाम आपको दिख रहा होगा दहन और ज्वाला, दोनों ही लैंग्वेज में चीज़ों को डिस्कस करूँगी, तो बेफिक्र रहिएगा, समझ में आनी ही है। कंबस्शन एंड फ्लेम ये हमारा चैप्टर रहेगा। इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट किया है, तो वही चीज़ें आपको बताऊंगी यहाँ पे। अब आपको इस चैप्टर में ओवरऑल बताया जाए तो कंबस्शन क्या होता है या फ्लेम क्या होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। और आग लगती है तो उस आग से क्या प्रोड्यूस होता है, उसका हमारे इन्वायरमेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई गई हैं।
यहाँ पे बताया गया है कि मोटर गाड़ियाँ चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, पेट्रोल या डीजल, इन्हीं दोनों में से एक चीज़ जो है आपकी मोटर गाड़ियों में यूज होता है ईंधन के रूप में। आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे। यहाँ पर आगे घरों में जो हम यूज करते हैं ईंधन के रूप में, वो सभी मतलब ओवरऑल ईंधन के रूप में, चाहे वो मोटर गाड़ियों में हो चाहे घरों में हो, किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में वो बता दिया गया है कि गोबर हो गया, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, चारकोल, कोल, वुड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे शॉर्ट में हम सीएनजी बोलते हैं, ये यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो इनका हम यूज करते हैं किसमें, ऑटोमोबाइल के रूप में इनका यूज करते हैं। अब आगे आते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर होता है। तो ये भी पता है कि मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो वो लौ के साथ जलती है, लेकिन जब हम कोयले को जलाते हैं तो वो धुएं के साथ जलती है, उसमें से धुआं होता है और आग बाद में उसमें दिखती है। आपको जो हीट दिखेगी वो होता है, हीट होता है और धुआं होता है। तो इस तरह से दोनों में ये डिफरेंस होता है। शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती देखिए ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला जो है ये ज्वाला के साथ नहीं जलती है, ये धुएं के साथ जलती है। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। तो यहाँ है बताया जा रहा है कि द बर्निंग ऑफ अ कैंडल के बारे में, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल। मे बी यू वर एबल टू गेस राइट। कैंडल बर्न्स विथ अ फ्लेम whereas कोल डज नॉट। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। फिर आगे है कि लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अब आगे हम रासायनिक प्रक्रम को जानेंगे जो कि ज्वाला उत्पन्न करते हैं, इन चीज़ों के बारे में। आगे बताया गया है कि दहन क्या होता है। तो व्हाट इज कंबशन, जिसे आप दहन कह लीजिए या कंबशन कह लीजिए। हमने 7th क्लास में इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी थी। वहाँ पर हमने मैग्नीशियम कंबशन के बारे में पढ़ा हुआ था कि जो मैग्नीशियम दहन होता है उस क्रियाकलाप का स्मरण आपको करने को कहा गया है। कि हमने देखा था वहाँ पे कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो ये आप सभी ने 7th क्लास का जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर ये चीज़ें देखे थे। इसी प्रकार बताया गया है कि हम कोयले पर भी एक्सपेरिमेंट करें, कोयले के टुकड़े को जलाएं अगर, तो क्या होगा। और इसे आप जलाइए तो आप पाते हैं कि कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो जो चारकोल है, जिसे कोयला कहा जाता है, चारकोल बर्न्स इन एयर। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो ये आप सभी देखे भी होंगे, कोयले को की जलने की प्रोसेस, जब ये जलता है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। वो धुआं क्या होता है, वो धुआं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और हीट होती है और लाइट होता है। तो इस तरह से जब भी चारकोल को जलाया जाता है तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर आगे ये इमेज में आपको मैग्नीशियम कंबशन को दिखाया गया है। मैग्नीशियम किस तरह से जलता है, ये चीज़ हमने 7th क्लास में देखा हुआ था। यहाँ बताया गया है रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, वो क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। तो a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। तो what is combustion, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो रासायनिक प्रक्रम होता है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके हमें ऊष्मा देता है, हीट प्रोड्यूस करता है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, कंबशन या दहन कहलाती है।
इसके बाद क्या है कि जिस अभिक्रिया दहन कहलाती है, जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि जिस पदार्थ का दहन होता है वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा दाह कहलाता है। तो अब चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर हो रही होंगी कि क्या हम पढ़ रहे हैं। तो दाह जिसे आप फ्यूल कहते हैं, तो द सबस्टेंस दैट अंडरगोज कम्बशंस इज सेड टू बी कम्बस्टिबल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। तो यही हमारा क्या है, दाह या फ्यूल है। इसे ईंधन को फ्यूल हम कहेंगे, तो इसे हम ईंधन भी कहते हैं। अब हमारा जो फ्यूल है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मतलब वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं और देखे भी होंगे इनके प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे और आगे देखा जाए कि आगे हम क्या देख रहे हैं, ऊपर दी गई यहाँ पर है कि ईंधन ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। बताया जा रहा है कि द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्बशन, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे और अपने घरों में कैंडल या गैस का बर्नर जब ऑन करते हैं, गैस को ऑन करते हैं, तो उसकी फ्लेम को देख कर भी उसकी लौ को, उसकी ज्वाला को समझ सकते हैं। फिर बताया गया है ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला जो है वो दाह पदार्थ है। तो इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो जो जलता है वही हमारा क्या कहलाता है, दाह कहलाता है। अब वो चाहे कोयला हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कुछ भी हो। फिर बताया गया है कि हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो जो हम भोजन खाते हैं वो हमारी बॉडी को फ्यूल देता है। जिस तरह से लकड़ी, कोयला भी फ्यूल का कार्य करती है, उसी तरह से भोजन हमारे जो बॉडी है उसके लिए फ्यूल का कार्य करती है। तो यहाँ बताया जा रहा है ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होती है। यही चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपघटित होती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम ईंधन कहते हैं। तो ये चीज़ ईंधन की जो प्रॉपर्टी थी ये हम पहले ही देख चुके हैं, ईंधन की प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी इसके बाद यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है जो कि हमें जानना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। यहाँ कैंडल 3 कैंडल है, उसके 3 स्टेप आपको दिखाए गए हैं इस इमेज में। एक जलती मोमबत्ती को, मतलब कैंडल तो एक ही है, उसके 3 स्टेजेस को दिखाए गए हैं। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए, कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु की चिमनी में प्रवेश होता रहे। तो ये एक कैंडल आप जलाइए और एक कांच का ग्लास ले लीजिए। उसको कांच का ग्लास क्या, मतलब ऐसा कांच का लैंप ले लीजिए, जो लैंप आता है, जार आता है, जो दोनों साइड से ओपन हो। उसको आप मोमबत्ती के ऊपर रखिए और इस तरह रखिए कि नीचे से उसमें एयर जो है वो चली जाए और ऊपर का भी भाग खुला छोड़ दीजिए। तब आप देखेंगे कि अगर उस चिमनी के अंदर एयर जो है वो जा रहा है तो आपकी कैंडल जो है वो बुझेगी नहीं, वो जलती रहेगी। अब सेकंड स्टेप में क्या किया गया है, लकड़ी का गुटका जो है वो हटा लिया गया है। हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए और पुनः ज्वाला को देखिए। इसके बाद तीसरे स्टेज में क्या किया गया है कि आप पूरी तरह से इस कैंडल को ग्लास से ढक दीजिए, कहीं से भी उसमें एयर ना पहुंच पाए। सेकंड वाले में तो हमने देखा कि ऊपर से एयर जा रहा था थोड़ा सा, लेकिन थर्ड वाले में ऐसे आपको रखना है कि कहीं से भी एयर ना जाए। तब अब इन तीनों प्रोसेस के दौरान क्या आपने देखा, तो यहाँ पे बताया गया है कि हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। जब हमने स्टेज फर्स्ट को देखा तो उसमें मोमबत्ती में कोई, उसकी लौ में कोई दिक्कत नहीं हुई, बिना रुकावट के वो जलती रही, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। फिर स्टेज बी में हमने देखा अब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती, तो ज्वाला में कंपन होता है और
धुआं उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी वो जल रही है। लेकिन स्टेज 3 में जैसे ही हम गए वहाँ पर हमारी कैंडल जलना बुझ जाती है, क्योंकि उसे हमने चारों तरफ से ढक लिया है और उसमें कहीं से भी हवा नहीं पहुँच पा रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हमें ये प्रूफ करता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए, दहन के लिए वायु का होना बेहद ही आवश्यक होता है। अब यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि हमने पढ़ा है सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं प्रोड्यूस करता है। तो जो सन हमारा होता है वो हीट और लाइट दोनों ही खुद से प्रोड्यूस करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? तो सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय जो नाभिकीय अभिक्रिया है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रम के बारे में आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल बस यहाँ पर आपको इतना ही जानना है कि जो सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश होता है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। तो we have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. तो sun heat and the sun heat and light are produced by nuclear reaction. ये चीज़ इसके आंसर में आपको बताया गया है। फिर आगे बताया गया है कुछ और चीज़ें कि आपने सुना होगा जब व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेता है तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक दिया जाता है। ये है एक क्वेश्चन। और दूसरा आपसे ये बताया गया है कि माचिस की तीली को जलाने का अनुभव आपने किया होगा तो क्या होता है। ये सारी चीज़ें बताई गई है। जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना होगा। तो अब इन सब का जो एक लाइन में आंसर बताया जाए तो ये चीज़ें क्यों होती हैं या ये चीज़ें क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो यही इसका न्यूनतम ताप कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे कि जंगल में आग लग जाती है अचानक से, तो वो क्यों लग जाती है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का जो न्यूनतम ताप है वो सूटेबल हो जाता है आग लगाने के लिए, उस चीज़ को जलाने के लिए, इसलिए वहाँ पे आग पकड़ लेती, मतलब टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो जाता है, ये कह लीजिए। माचिस की तीली माचिस के डिबिया के बगल में रगड़ने से क्यों जल जाती है, तो ये सभी आपको भी पता ही होगा, उसमें एक लेप किया हुआ होता है। ये चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। आगे आपको माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जब इसे किसी खुरदुरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ है। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाते हैं। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि जो माचिस में आपको रेड कलर का दोनों साइड माचिस के डिब्बे में दिखता है वो क्या रहता है, वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है, इसका मिश्रण होता है। और यहाँ पर लाल फास्फोरस लगा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये कम खतरनाक होता है
और यही आप जो जब हम तीली को रगड़ते हैं उस तीली में भी यही लगा होता है। तो दोनों चीज़ों जब एक दूसरे से टकराती हैं तो वो फ्लेम उत्पन्न करती हैं, ज्वाला उत्पन्न करती हैं। तो इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन किया जाए अगर इंग्लिश में, तो बताया जा रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द जो मैच स्टिक्स इज़ वेरी ओल्ड, मोर देन 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt। तो एंशियंट इजिप्ट में ये 5000 वर्ष पुरानी कहानी है, माचिस से रिलेटेड बताई जा रही है आपको। द मॉडर्न सेफ्टी मैच जो मैच है वॉज डेवलप ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं हम माचिस को, वो तो उसका तो इतिहास जो है वो 200 वर्ष पुराना है। A mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood। ये तो जो माचिस की तिल्ली होती है उसमें लगाया जाता है, जो उसकी स्टिक होती है उसमें, और व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस व्हाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निशड ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन, दिस स्टार्टेड द combustion of the match। However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users। These days the head of the safety matches मतलब match contains only antimony trisulfide and potassium chlorate। The rubbing surface has powdered glass and as little red phosphorus। तो जो माचिस के डिब्बे में होता है वो आपका रेड फॉस्फोरस होता है, और जो तिल्ली में होता है मतलब जो माचिस की स्टिक जो उसकी स्टिक होती है जो उसमें लगा होता है, वो हमने देखा कि वो 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, एंटिमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस का होता है। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें कि ये माचिस जलती कैसे है और क्या होता है। तो these days the head of the safety matches contains only antimony trisulfide and potassium chlorate। The rubbing surface has powdered glass and a little red phosphorus। When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus। This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion। तो ये दहन का प्रारंभ कैसे हो जाता है ये चीज़ें बता दी गई हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ इतनी बड़ी आपको स्टोरी नहीं याद रखनी है, सिर्फ ये याद रखना है कि जो माचिस की डिब्बी होती है या माचिस की स्टिक होती है उसमें जो रेड कलर की चीज़ें दिखती हैं या उसमें किस चीज़ का लेपन होता है या क्या जलता है, बस ये इम्पॉर्टेंट है जानना। तो यहाँ पर वो चीज़ बता दी गई है, वो चीज़ बस आपको ध्यान रखना है। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है तो कई बार ऐसा होता है जब आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं तो उसमें आग पकड़ लेती है, जैसे कि वो आपका जो कुकिंग ऑयल होता है उसमें भी आग पकड़ लेती है। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि भोजन पकाने वाले तेल भी आग पकड़ते आपने देखा होगा जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर या गैस पर रखा रहता है। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक होता है। तो पूरी कथा का जो सार है इस लास्ट लाइन में आपको बता दिया गया है कि द फॉलोइंग एक्टिविटीज शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न।
अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं क्या है चीज़ें। यहाँ पे बताया गया है कि जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज़ के 2 कप तैयार करिए। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। ठीक है, तो अब आप क्या पाएंगे, एक में देखिए ये एक कोन बना है, कागज़ का कोन है, इसमें वाटर भर दिया गया है, डाल दिया गया है, और इसे आप जब जलती हुई कैंडल के सामने रखते हैं तो क्या होगा, और एक बिल्कुल ड्राई कागज़ है, उसको आप कोन का शेप देके उसको जब जलती हुई कैंडल के सामने रखेंगे तो क्या होगा। तो बहुत आसानी से ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। वाटर वाला जो कागज़ है वो जल्दी बर्न नहीं होगा, वो बर्न ही नहीं होगा, और जो कागज़ ऐसे ही ड्राई है वो तुरंत से आग पकड़ लेगा। तो यही चीज़ें बताई गई हैं कि जल युक्त कागज़ के कप का क्या होता है, तो वो आग नहीं पकड़ेगा वो, और जो हमारा ड्राई कागज़ है वो तुरंत आग पकड़ लेगा। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। तो कागज़ के कप में जिसमें आप वाटर रखे हैं वो वाटर गर्म हो जाएगा, और जो ऐसे कागज़ है वो वाला घट जाएगा, जल जाएगा, सॉरी। तो क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं। कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में जो टेम्परेचर है वो कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वह जलता नहीं है। तो हमारे काम की जो पॉइंट है वो यही है कि यदि हम यहाँ से है कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा से the heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction। तो ये कंडक्शन की प्रोसेस बताई गई है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है जो हीट है वो वाटर में। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड, हैंस इट डज नॉट बर्न। फिर आगे बताया गया है कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको ज्वलनशील पदार्थ के बारे में बताया गया है। पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी आदि हमारे जो हैं वो ज्वलनशील पदार्थ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की श्रेणी में आते हैं। The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. Examples of inflammable substances are petrol, alcohol, liquid petroleum gas या LPG कह लीजिए। तो ये चीज़ें हमारे एग्जाम्पल्स हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा जो ज्वलनशील पदार्थ के आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे घरों में आग लग जाती है तो कैसे उसको नियंत्रण किया जाता है, तो ये सभी आप जानते हैं कि जो फायर वाली गाड़ियाँ होती हैं उन्हें बुलाया जाता है और उसमें पूरा पानी भरा होता है। प्रेशर के द्वारा एक पंप के द्वारा पानी को कुछ जगहों पे डाला जाता है जहाँ पर आग लगी है। तो ये सारी चीज़ें तो पता ही है, इतना यहाँ पढ़ने वाली कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे अब आगे बताया गया है कि जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है जिससे उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाता है। तो कहीं भी आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं जो फायरमैन होते हैं उनके द्वारा। तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाता है जलती हुई आग पर। फिर आगे बताया गया है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। अब ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपकी, ये आवश्यकताएं क्या है यहाँ पर कि दीज आर फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। दूसरा है हमारा ऊष्मा, ऊष्मा क्या करता है कि टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो हमारा जो ऊष्मा है वो ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु होता है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं।
फिर बताया गया है कि ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन का कार्य करने लगता है, तो उसे हम हटा नहीं सकते हैं, उसे बुझाया जा सकता है बस। अब और कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, मतलब जो हमारा आग को कंट्रोल करता है वो है क्या जल सबसे बेहतर होता है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। लेकिन कुछ दूसरी भी चीज़ें हैं, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। अब अगर पेट्रोल से, डीजल से, मिट्टी के तेल से आग लग जाती है या सीएनजी से आग लग जाती है तो वहाँ पे वाटर काम नहीं करेगा, पानी वहाँ पर आग को नहीं बुझा सकता। तो ऐसी कंडीशंस में हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए, यहाँ पे बताया गया है कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग अगर लग जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा उसे बुझाया जाता है, वहाँ पर पानी नहीं डाला जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है एग्ज़ाम में कि अगर कहीं आग लग जाती है पेट्रोल से, डीजल से या सीएनजी से, तो वहाँ पर आग हम किस तरह से बुझाते हैं, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से आप ऑफिस में, फैक्ट्रियों में, आजकल गाड़ियों में भी इस तरह का सिलेंडर छोटे छोटे देखने को मिल जाते हैं जो कि इमरजेंसी के लिए रखे होते हैं। कहीं भी इमरजेंसी में आग लग जाए तो एक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आग से कंट्रोल करने का, इन चीज़ों के द्वारा कैसे रोकथाम की जाए, तो ये सिलेंडर किस चीज़ का होता है, ये सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। तो इन जो सिलेंडर्स होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है और इसे सारे फैक्ट्री, ऑफिस, गाड़ियों में या कहीं भी रखा जाता है ताकि इमरजेंसी पर पहले अगर जो हमारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो ना आ पाएँ तो इससे कंट्रोल किया जा सके आग को। तो यही चीज़ें बताई गई कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक होता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि भी नहीं पहुंचाती है। तो जो इलेक्ट्रिक वायर इत्यादि होती हैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर उसमें पानी डाला जाएगा तो नुकसान भी हो सकता है और उससे और ख़तरा होता है हमें करंट भी लगने का। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाता है कि इससे विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। यही चीज़ें बताई गई हैं। सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे लाती है। इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव भी है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे आप सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये अब थोड़ा सा ना हो, ज़्यादा मात्रा में हो, तभी आग पर ये काम करेंगे। तो आग पर इनका छिड़काव करके भी आप आग से कंट्रोल कर सकते हैं, आग पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। तो हम अग्निशामक के रूप में पानी का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये 3-4 जो नाम बताए जा रहे हैं ये याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पे। फिर अब आगे आपको दहन के प्रकार बताया गया है, टाइप्स ऑफ कंबस्शन क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि गैस तेज़ी से जलने लगती है। हम पाते हैं कि यहाँ पूरा ही देख लेते हैं। एक जलती हुई माचिस की तिल्ली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। गैस स्टोव की नॉब को घुमाकर ऑन कर दीजिए। आप क्या देखेंगे कि गैस तेज़ी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है? तीव्र गहन दहन कहलाता है। तीव्र गहन कहा जाए तो मतलब रैपिड कंबशन कहलाता है।
तो वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, सच कंबस्शन इज नोन एज रैपिड कंबस्शन। इसके बाद आगे बताया गया है, आपको क्या बताया गया है ये देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। तो फास्फोरस, देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फास्फोरस सच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो फास्फोरस जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी जलने लगता है। फिर बताया गया है इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उस टाइप के पदार्थ को क्या कहेंगे, स्वतः दहन कहेंगे। द टाइप ऑफ कंबशंस इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एनी अपीयरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। तो यह स्वतः दहन कहलाता है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुका है। तो एक तो जंगल की आग भी आपने सुना होगा कि कई बार बहुत से जगह पे जंगल में आग लग जाती है और वो बहुत ही भयानक रूप ले लेती है जंगल की आग को, क्योंकि बुझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ भी खुद से ही आग लगती है, ऐसा नहीं होता वहाँ कोई आग लगाने जाता है। कोयले की खानों में आग लगने की कहानी को आप सुने होंगे, घटनाओं को सुने होंगे, वहाँ भी खुद से ही आग लग जाती है। कई बार आकाश से बिजली गिरती है, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की मतलब कई बार बिजली गिरने से भी जंगल में आग लगती है, पर नॉर्मली क्या होता है, जंगल में आग अधिकतर मनुष्यों की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझा देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि आपने सेलिब्रेट किया अपने पिकनिक को और वहाँ पे आग को जलता हुआ छोड़ के आप अपने घरों को आ गए, लेकिन आंधी हवा कुछ भी चली तो वो आग क्या होगा, फैल जाता है, इधर से उधर चला जाता है और उससे बहुत विकराल रूप देखने को मिलता है। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, जब पटाखों से जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया से बनी जो गैस होती है वो बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। तो ये तो अभी तो दिवाली बीती ही है, तो ये चीज़ें आपने किया भी होगा और पता भी होगा पटाखे फोड़ना और कैसे फूटता है वो चीज़ें। फिर ज्वाला के बारे में बता दिया गया है, फ्लेम के बारे में कि फ्लेम क्या होता है, आगे इसके बारे में बताया गया है। जो ज्वाला होती है कई तरह की आपको देखने को मिलेगी। आप अपना गैस ऑन करेंगे तो उसकी ज्वाला, कैंडल की ज्वाला या लैंप की ज्वाला। तो अब आगे कुछ चीज़ें ज्वाला के बारे में बताई गई हैं, ये भी देख लेते हैं यहाँ पे हमारे काम की क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो ज्वाला का निर्माण कैसे होता है वो चीज़ बताई गई है कि द सबस्टेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया गया है कि मिट्टी के तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता है। तो ज्वाला भी कई तरह के होते हैं, मतलब लकड़ी का कोयला आप जलाएंगे तो वहाँ पर ज्वाला नहीं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप कैंडल हो गया, गैस हो गया, ये चीज़ें जलाते हैं तो यहाँ पे आपको ज्वाला या फ्लेम देखने को मिल जाता है। फिर इसके आगे क्या है हमारे काम की चीज़ वो देखते हैं। यहाँ पे एक मोमबत्ती की इमेज दिखाई गई है। मोमबत्ती की ज्वाला के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वो दिखाया गया है। तो ये क्षेत्र आप देख लीजिए, डिफरेंस जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम के बारे में बताया गया है। ये सबसे जो ऊपर वाला है, सबसे बाहर की साइड आप कभी भी कैंडल जलाइए तो ऑब्ज़र्व करेंगे सबसे बाहर की साइड जो आउटर जोन होता है वो कंप्लीट कंबस्शन कहलाता है, मतलब वो पूर्ण दहन कहलाता है और वो ब्लू कलर का होता है। उसके नीचे जो होता है वो सबसे गर्म भाग होता है, हॉटेस्ट पार्ट कहलाता है। यहाँ पर ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये हॉटेस्ट पार्ट कहलाता है। सबसे जो यहाँ पे
जो ऊपर मतलब ब्लू वाले पार्ट के नीचे वाला होता है। फिर जो बीच में होता है मॉडरेटरी हॉट कहलाता है, वहाँ पर थोड़ा कम गर्म मॉडरेटरी हॉट वाली ये वाली जगह हो जाती है हमारी। यहाँ पे जो कम गर्म होती है, और सबसे गर्म जो लीस्ट हॉट होती है वो सबसे नीचे इसके बिल्कुल पास में होती है। और यहाँ पे ये जो इसके लीस्ट हॉट होती है उसके ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन कहलाता है, आंशिक दहन वाला मध्य भाग कहलाता है, और वो आपको येलो कलर का देखने को मिलेगा। और नीचे क्या है आपका इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर ब्लैक कलर का रहता है, जो बिल्कुल कैंडल की जहाँ पर टिप होता है वहाँ पर वाला जो पार्ट होता है वो आपको ब्लैक ब्लैक दिखता है, जो धागा उसका होता है। तो वो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र कहलाता है, और वो ब्लैक कलर का होता है। तो इस तरह से आप कोई भी जब मोमबत्ती के लौ को ऑब्ज़र्व करेंगे, उसकी ज्वाला को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो वहाँ पर आपको ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर और ब्लैक कलर इस तरह से कलर देखने को मिलेगा। तो ये उसकी अलग अलग लेयर होती है, और वो उसकी जो हॉटनेस होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। जो सबसे कम जो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता वो ब्लैक होगा, जो थोड़ा सा गर्म हुआ तो वहाँ पे येलो कलर हो जाता है, और जो बहुत ज़्यादा गर्म है वहाँ पर आपका रेड कलर हो जाता है या ऑरेंज कलर कह लीजिए, और जो सबसे ज़्यादा बाहर वाला भाग होता है आउटर मोस्ट, वो ब्लू कलर का हो जाता है। अब ईंधन क्या है, यहाँ पे आगे ये चीज़ बताई गई है कि ईंधन क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, व्हाट इज़ फ्यूल, ये चीज़ जानते हैं हम। यहाँ पे बताया गया है कि किसी ईंधन क्या है, तो जो उपले हो गए, कोयले हो गया, एलपीजी हो गया, ये सारी चीज़ें ईंधन की श्रेणी में आती हैं। ये तो हम कई बार देख चुके हैं, ये सारी चीज़ें फ्यूल की श्रेणी में आती हैं। सीएनजी हो गया। फिर आगे बताया गया है कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स वाले पोर्शन में हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनता है, ऊष्मीमान किसे कहते हैं और ऊष्मीमान का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से रट लीजिए या समझ लीजिए कि क्या होता है हमारा ऊष्मीमान और उसकी यूनिट। तो क्या होता है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरिक वैल्यू। तो ऊष्मीमान को हम क्या कहेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे, सॉरी कैलोरिक नहीं, कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। और द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी यूनिट हो जाती है, इसकी यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी। इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ऊष्मीमान और उसकी यूनिट ये एक जगह लिखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके, और इसे रट डालिएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ ऊष्मीमान कुछ पदार्थों के दिए गए हैं, कुछ ईंधनों के दिए गए हैं, तो इनका भी आप जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब जैसे जो गोबर से उपले बनते हैं, कंडे बनते हैं, उसके ऊष्मीमान की बात की जाए तो 6000 से 8000 किलोजूल पर केजी उसका ऊष्मीमान होता है। लकड़ी की बात की जाए तो 17000 से 22000 के बीच इसका ऊष्मीमान होता है। कोयले की बात की जाए तो 25000 से 33000 के बीच इसका ऊष्मीमान होता है। और पेट्रोल की बात की जाए तो 45000 के लगभग इसका ऊष्मीमान होता है। मिट्टी के तेल की बात की जाए तो 45000 इसका ऊष्मीमान होता है। डीजल की बात की जाए तो इसका भी ऊष्मीमान 45000 होता है। मीथेन ये भी एक ईंधन होता है एक प्रकार का, इसका भी ऊष्मीमान 50,000 के किलो जूल पर केजी होता है। और सीएनजी की बात की जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे आप कहते हैं 50,000 के करीब इसका भी ऊष्मीमान होता है। एलपीजी की बात की जाए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे कहा जाता है, तो 55,000 किलो जूल पर केजी इसका क्या होता है, ऊष्मीमान होता है।
जैव गैस के उसमें मान की बात की जाए तो 35,000 से 40,000 होता है, और हाइड्रोजन की बात की जाए तो 1,50,000 इसका उसमें मान होता है। तो ये कुछ उसमें मान है, इसको आप रट डालिए, इसमें समझने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। इस तरह के जो चार्ट होते हैं वो आपको रटने ही पड़ेंगे, इनकी वैल्यू को रटनी ही पड़ेगी। अब ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हानिकारक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही हमारा जो ईंधन जो फ्यूल होता है उसके बर्न होने से प्राप्त होता है। तो यहाँ वो चीज़ें बताई गई हैं। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। तो जो लकड़ी, कोयला और पेट्रोल होता है ये कार्बन ईंधन होते हैं, और ये कार्बन कण को छोड़ते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कार्बन कण को ये प्रोड्यूस करते हैं। ये सूक्ष्म कार्बन कण क्या होता है, हमारी सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और दमा जैसी बीमारियों का कारण यही होता है। फिर आगे बताया गया है कि इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। तो जब ये ईंधन पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं, इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही घातक होता है क्योंकि ये हमारे ब्लड के साथ बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसलिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो यही चीज़ है, यहाँ आगे बताया गया है कि अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। अगर आप बंद कमरे में कोयला जलाएंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और उससे व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है या हो जाती है। इसीलिए आपको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि बंद कमरे में कोई भी जो हमारा ईंधन है उसे न जलाइए, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। वो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो ये चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है या इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होना है। जो मोटर वाहन चलते हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं, उनसे भी जो धुआं निकलता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो इस तरह से हमारे जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होने से ग्लोबल वार्मिंग की घटना लगातार बढ़ रही है। चौथा पॉइंट दिया गया है, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। एसिड रेन के बारे में भी बताया जा चुका है पहले आपको, और यहाँ भी वही चीज़ बताई गई है फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज्ड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड corrosive gas. Moreover, petrol engine give off gaseous oxide of nitrogen. Oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acids. Such rain is called acid rain. It is very harmful for crop, buildings and soils. तो एसिड रेन की वजह से, यह सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो हमारा आगरे में ताजमहल है उसका भी रंग बदल रहा है। तो एसिड रेन जो है वो मार्बल के बने भवनों में, इमारतों को और जो फसलें होती हैं उन चीज़ों को और हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रहा है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अब इसी से ज़्यादा उसके प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि सीएनजी जो है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पाद अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, तो सीएनजी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है पेट्रोल और डीजल के बदले में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से आप देख रहे हैं कि कितनी हानिकारक गैसें निकल रही हैं और उससे हमारे पर्यावरण पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो सीएनजी जो है इससे हमारे पर्यावरण
पर्यावरण पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए ये एक अधिक अच्छा स्वच्छ ईंधन के रूप में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा इसका ज़्यादा प्रयोग। तो हमने यहाँ पे अपने चैप्टर को ख़त्म किया है। अब बारी आती है हमारे चैप्टर के समरी की, तो जिसका काम है आपको पढ़ना। मैं अभी वहाँ पर रोक दूँगी, तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, लास्ट में देख लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो ये हमारी चैप्टर की समरी है। अब आप वीडियो को रोक दीजिए, स्टॉप करिए और चैप्टर की समरी को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है पूरा चैप्टर हमें नहीं क्लियर हो पाता है, तो समरी में बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और समरी से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि समरी जो है वो डायरेक्ट बात करती है क्वेश्चन की। तो समरी को अब आप पढ़िए, वीडियो को रोक के आगे भी मैं दिखा देती हूँ आगे भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपकी समरी रही, समरी को पढ़िएगा, फिर बताइएगा इस चैप्टर में क्या नहीं समझ में आया। चैप्टर में जो चीज़ें ना समझ में आई हो कमेंट करके बताइएगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे और तभी आगे पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो जुड़े रहिए हमसे हमारे चैनल के माध्यम से। अच्छा लगता हो वीडियो तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। लाइक और शेयर से आपका कुछ भी नहीं जाता है, डाटा आपका उतना ही लगना है। ऐसा नहीं है कि एक लाइक आप कर दोगे या शेयर कर दोगे तो आपका डाटा ज़्यादा लग जाना है। बस थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलती है इन चीज़ों से। अच्छा लगता है कि काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो कुछ भी करो जब तक उसका थोड़ा सा बेनिफिट नहीं देखने को मिलता, मज़ा नहीं आता काम में। तो लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, वीडियो में अंत तक जुड़े रहा करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय श्री कृष्णा।